जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी जीडी के लिए जो हमने जनरल एमसीक्यू की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, तो उसी क्रम में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। दोस्तों 30 प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं, तो ये 30 नहीं 25 हैं, तो आप उनको याद रखना। और ये बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 26 से स्टार्ट है। 26 से लेकर 50 तक इसमें मैंने प्रश्न शामिल किए हैं, तो आप याद रखना। 25 प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून सन 1757 को। किस किस के साथ हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और इसने सेना के जितने भी राज थे, जितनी भी चीज़ें गुप्त थीं, वो सारी बातें बता दी किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये आप याद रखना कि मीर जाफर के साथ किसने विश्वासघात किया था? जवाब होगा, सॉरी, मीर जाफर ने किसके साथ विश्वासघात किया था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। मतलब इसने क्या दिखाई? चापलूसी दिखाई और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। फलतः सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तो ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, तो उसके बाद में बंगाल का नवाब कौन बनता है? दोस्तों मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण जब सिराजुद्दौला की हार हुई, तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और ये क्या था? ये एक तरीके का कठपुतली बन गया। कठपुतली मतलब अंग्रेज इससे जैसा कहते थे ये वैसा ही काम करता था। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम करना इसने बंद कर दिया था। तो प्लासी का युद्ध सन 1757 23 जून को लड़ा गया था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, एनी बेसेंट। ऑप्शन ए एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? कलकत्ता में। तो कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि एनी बेसेंट ये भारत में कहाँ से आई थी, तो एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई लेडी है। ये भी आप याद रखना। भारत में इसने स्वशासन के लिए और भारत में सामाजिक सुधार के लिए एक होम रूल लीग की स्थापना की थी इसने। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी स्थापित की गई थी। उन्होंने अप्रैल 1916 में की थी और इन्होंने सितंबर 1916 में की थी। दोस्तों एनी बेसेंट का एक पत्र भी है जो आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट का पत्र का नाम क्या है? दोस्तों एनी बेसेंट का पत्र का नाम है न्यू इंडिया। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि न्यू इंडिया समाचार पत्र ये किसने शुरू किया था? दोस्तों न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और एनी बेसेंट ने सन 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी वाराणसी में। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या बना? बीएचयू बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बाद में बना, लेकिन उससे पहले था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किसने इसकी नींव रखी थी? एनी बेसेंट ने नींव रखी थी। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सरोजिनी नायडू। ऑप्शनों की बात कर लेते हैं कुछ। दोस्तों 1925 में कल कांग्रेस का कानपुर सेशन हुआ था। कानपुर सेशन में कांग्रेस की पहली महिला जो भारतीय थी वो कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। कहाँ पे बनी थी? कानपुर में। दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो किसे कभी क्वेश्चन आए कि भारत कोकिला किसे कहा गया? भारत की कोकिला कहा गया सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को मनाते हैं हम। किस रूप में? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस होता है भारत में 13 फरवरी को। किसकी जयंती होती है? सरोजिनी नायडू की। और दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत के इतिहास में पहली महिला राज्यपाल है किसी भी राज्य की। यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये, और ये भारत के अंदर पहली थी। इनकी एक किताब भी आप याद रखना, द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन द ब्रोकन विंग किसकी रचना है? तो सरोजिनी नायडू। और एक और याद रखना, द वर्ड ऑफ टाइम। द
बर्ड ऑफ टाइम, ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग, दोनों सरोजिनी नायडू की किताबें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित भारत के इतिहास में पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी आप याद रखेंगे। कादम्बनी गांगुली लिखा गया दोस्तों भारत की पहली स्नातक कौन है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला स्नातक है कादम्बनी गांगुली, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था इनका, तो पहली स्नातक महिला आपको याद रखना है वो है कादम्बनी गांगुली। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? ए ओ ह्यूम के सहयोग से, ये भी आपको याद रखना है, ए ओ ह्यूम के सहयोग से 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 28, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था ये हमें बताना है। सारनाथ में, बोध गया में, नालंदा में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के जो पहले उपदेश की घटना है इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया इसको बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, द टर्निंग व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया पाली भाषा में, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, दोस्तों श्रावस्ती में, और अपने जीवन का अधिकांश दिन भी कहाँ पर गुजारा था? श्रावस्ती में ही गुजारा था। तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, पूछ लेता है एग्जाम में। और एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर बना था, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर का नाम भी क्या रखा गया था? सिद्धार्थ रखा गया था, याद रखना। दोस्तों भगवान बुद्ध के गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम, ये आपसे पूछा जाता है, खैर ये एसएससी पूछ चुकी है एग्जाम में कि तो भगवान बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु जो थे उनका नाम था अलार कलाम। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से पेड़ के नीचे हुआ? साल के पेड़ के नीचे लुम्बिनी नामक वन में रानी महामाया ने इनको जन्म दिया था। आप याद रखना कौन सा पेड़ था? तो साल का पेड़। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में कौन से पेड़ के नीचे हुई? दोस्तों निरंजना नदी थी और पीपल का पेड़ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है, और भविष्य में जब महात्मा बुद्ध का अवतार होगा इसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मैत्रेय। तो भविष्य का बुद्ध कौन है? मैत्रेय। और महात्मा बुद्ध कौन से वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से, क्षत्रियों का वंश है शाक्य वंश, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों आपको पहले तो याद रखना है कि भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप पर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बैरन। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो ये मध्य अंडमान में आता है। बैरन द्वीप कहाँ पर आता है? मध्य अंडमान में आता है बैरन द्वीप, पूछ सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा हम बात अंडमान निकोबार की कर रहे हैं, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में आता है, ये आप याद रखना, ये इसी तरह के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में आता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि पोर्ट ब्लेयर में कौन सा हवाई अड्डा है? हाँ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में। बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर हुआ दोस्तों? अंडमान निकोबार में
4 जनजाति बड़ी फेमस हैं आपकी, और ये पूछता है एग्जाम में, ओंग, जराबा, सोम्पेन, सेंटेनलीज, ये 4 जनजाति आपसे पूछी जाएंगी। ओंग, जराबा, सोम्पेन और सेंटेनली जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं? तो अंडमान निकोबार में ही निवास करती हैं। चारों आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और सैडल पीक की ऊंचाई है 731 मीटर। उत्तरी अंडमान में आती है सैडल पीक, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में आता है, ये कोरल रीफ है आपका, ये भी आप याद रखें। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपका दोस्तों, वो है आपका बैरन ज्वालामुखी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, निम्नलिखित में से किस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं? दोस्तों कौन सा बल है जिसके कारण जो पवनें होती हैं वो अपनी दिशा में परिवर्तन लेके आती हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती हैं। दोस्तों कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल क्या है दोस्तों आपका? वो है आपका कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल कहता है कि जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जाएंगी। दोस्तों इसी को फेरल का नियम भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि फेरल का नियम क्या है, फेरल का नियम भी यही कहता है कि पृथ्वी जब घूमती है तो एक आभासी बल उत्पन्न होता है, और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान कितना होता है, ये आपकी पूरी पृथ्वी है और ये लाइन आपकी विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान कितना है, 0 और ध्रुवों पर अधिक होता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ आप और याद रखना, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में एक जी होता है आपका, जी, इसका मान पूछता है एग्जाम में, तो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है, ये हमें बताना कौन सा मानसून। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून इसका सही जवाब है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पहले आप मैप देख लें एक बार। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की मैं बात करूं तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये यहाँ से उठता है आपका, ये आपका उठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर से होता हुआ ये मानसून आता है, और इसमें जो पवनें होती हैं बहुत ज़्यादा नमी वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर के ऊपर से आ रही हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और एक शाखा जो अरब सागर की ओर चली जाती है। दोस्तों अरब सागर की ओर जाने वाली शाखा ये आपकी मुख्य शाखा होती है, और ये जो हमारा पश्चिमी तट है, हमारा जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बारिश करेंगी। तो ये जो मालाबार कोस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले टकराता है मालाबार कोस्ट से, ये वाला जो कोस्ट है आपका, और यहाँ पे बारिश करेगा बहुत तीव्र। और ये डेट क्या है? ये डेट मतलब ये मानसून शुरू होता है आपका 1 जून से लेकर लगभग 30 सितंबर तक, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा मालाबार तट पर क्या करती है? बारिश करती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये पूर्वोत्तर भारत में जाती है यहाँ पे ये, और पूर्वोत्तर भारत में जाकर ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे जाके बारिश करती है। और नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी? मौसिनराम में। मौसिनराम जो कि मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है, खासी पहाड़ी ज़िले में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो ये आप दोनों याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पे टकराता है? वो टकराता है आपका इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग है आपका, ये भाग कौन सा आपका? ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में मालाबार तट है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हुआ।
कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून शब्द ये किस भाषा का शब्द है? दोस्तों मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का। और अरबी भाषा का एक शब्द है मोहसिन। अरबी भाषा के मोहसिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रखना। और मानसून का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। याद रखना, कितने वर्ष के दौरान? एक वर्ष के दौरान ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाता है। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है वर्षा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा का फिनोमिना ये कौन से भाग में देखा जाता है? ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल में वर्षा का फिनोमिना देखा जाता है। आइसो हाइट आप याद रखना। आइसो हाइट क्या होती है दोस्तों? आइसो हाइट मानचित्र पर वे रेखाएं होती हैं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं। क्लियर हुआ? तो ये अब ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के दौरान जब बिजली चमकती है तो उसमें वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा और बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा सांद्रता हो जाती है नाइट्रोजन गैस की मात्रा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया उत्तर पूर्वी मानसून। दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून बोलते हैं हम। लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून। और ये मानसून जो होता है वो कोरोमंडल तट पर बारिश करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32। प्राकृतिक शेरों का एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास क्या है? दोस्तों एशियाई शेर भारत में कहाँ मिलते हैं? तो आपको याद रखना है, भारत में 1965 में एक नेशनल पार्क स्थापित किया गया जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क ये प्राकृतिक शेरों का प्राकृतिक आवास है एशियाई शेरों का। और ये कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा में है, केवलादेव राजस्थान में है और असम में मानस नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आपको याद रखना है 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। पूछ लेता है 1973। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, 1992। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रोजेक्ट लाल पांडा यानी कि रेड पांडा की शुरुआत हुई थी 1994 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत हुई 1994। पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? गिर नेशनल पार्क। लघु संविधान किसे कहा जाता है? दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और एक व्यापक संशोधन हमारे संविधान में किए गए। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर दिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये भी आप याद रखना। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया भी गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 ऐसे विषय थे जो राज्य सूची से हमने समवर्ती सूची में रखे थे। राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय रखे गए। कौन कौन से ऐसे विषय हैं दोस्तों? और ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो वन, एक याद रखना शिक्षा, एक आपको याद रखना वन्यजीव, एक है आपका न्यायिक प्रशासन और एक है माप एंड तोल। न्यायिक प्रशासन, माप तोल, तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमने राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में रखे थे और ये सारा प्रावधान हमने किया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हुआ 1988-89 में। और इसके द्वारा क्या हुआ कि वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आप याद रखना 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1988-89 में।
और इसके द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसको मूल अधिकारियों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख ये कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो संविधान में यदि अंक की बिंदी भी जोड़नी है ना, तो आपको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया संविधान संशोधन का प्रावधान। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों की शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यों की शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, ये मुझे बताना है दोस्तों। राज्य की हम बात करें तो राज्यों की जो शासन व्यवस्था है, वास्तविक प्रमुख पूछा, देखो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल ये नाम मात्र का प्रमुख होता है ना, नाम मात्र का प्रमुख है। और भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी जरूरी है? कम से कम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। ठीक है। और राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की बात करूं तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। दोस्तों अभी जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के इतिहास में पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म ये कौन से राज्य में हुआ था? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में पैदा हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? राज्य की शासन व्यवस्था का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री होता है। चलिए अगले प्रश्न, चुनावी आचार संहिता का उल्लेख करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देना किसका कार्य है? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको मतलब सजा देने का कार्य है वो चुनाव आयोग का होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं चुनाव आयोग के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चुनाव आयोग कब बना था, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950। और अगर आपसे पूछे कि भारत में जो चुनाव आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि भारत के इतिहास में पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो BS रमा देवी भारत की पहली मुख्य महिला चुनाव आयुक्त बनी है, BS रमा देवी। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। अच्छा, चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा है? दोस्तों आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखना। और 324 से 329 तक में चुनाव आयोग आता है, भाग है इसका भाग 15, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अभी भारत में एक नई राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, वो है आपका आम आदमी पार्टी। खैर जब हो जाएगी तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो इसके बारे में आप याद रखना कि चुनावी आचार संहिता के दौरान पार्टी या उम्मीदवार की सदस्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेगा? वो लेगा आपका चुनाव आयोग। अच्छा, चुनावी आचार संहिता का उल्लेख कहाँ पर किया गया दोस्तों? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किया गया है। कभी क्वेश्चन आए कि चुनावी आचार संहिता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो जनप्रति अधिनियम 1951 में चुनावी आचार संहिता का उल्लेख किया गया है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। दोस्तों उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होगा, कब होगा? दोस्तों जब छोटे समय के लिए प्रतियोगिता होती है, मतलब अल्प अधिकार प्रतियोगिता होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अल्प अधिकार प्रतियोगिता के समय उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। ठीक है दोस्तों। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम 4 चीजें होती हैं। एक हो गया आपका लैंड, एक हो गया आपका लेबर, एक हो गया आपका कैपिटल और एक हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। ये 4 प्रमुख कारक हैं किसी भी उत्पादन इकाई को शुरू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना, ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कौन कौन से बताए दोस्तों आपको? 4। एक बताया था आपका लैंड, एक बताया है आपका लैंड मतलब भूमि, एक बताया लेबर, एक बताया आपको कैपिटल मतलब पैसा,
और एक बताया आपको एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपको ऐसी क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप एक कंपनी को चला सकें। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कराधान का कौन सा पहलू आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? दोस्तों कराधान का कौन सा पहलू है, तो वो उसका सही जवाब क्या होगा? कर का अंतिम भुगतान सही है, कर का काम करने की प्रेरणा पर प्रभाव ये भी सही है, कर का औचित्य ये सभी, तो उपरोक्त सभी इसके आंसर है। तो कर का पहलू आदर्शात्मक पहलू ये सारे होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब होता है? राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई। और जीएसटी दिवस कब होता है? जीएसटी दिवस होता है 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक और बालू का मिश्रण किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? दोस्तों नमक और बालू कैसा मिश्रण होगा? तो दोस्तों ये बिस्मांगी मिश्रण होगा, ऑप्शन ए। देखो नमक घुल जाती है लेकिन बालू नहीं घुलती, तो ये क्या होगा? आपका बिस्मांगी मिश्रण है। अच्छा मिश्रण में ना एक चीज़ याद रखना, तत्वों का निश्चित अनुपात नहीं होता, कोई भी अनुपात हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में, दोस्तों परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होता है और ना ही विनाश होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो आप याद रखना परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। और परमाणु पर आवेश कितना होता है? दोस्तों परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। आप याद रखना, परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन के द्वारा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाता है? दोस्तों मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला दो जोड़, इसको हम बोलेंगे कंडरा, ऑप्शन बी कंडरा। और दोस्तों कंडरा को क्या बोलते हैं? और तो इसका सही जवाब क्या है? बी। तो कंडरा को और क्या बोलते हैं? दोस्तों कंडरा को ही कहा जाता है टेंडन। मांसपेशी को मसल से मतलब बोन से मिलाने वाला जोड़ वो होता है टेंडन। ये आप याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि टेंडन क्या है। ऐसा जोड़ जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है उसको टेंडन या कंडरा कहा जाता है। और इसका प्रमुख घटक क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन। कभी क्वेश्चन आए कि जो टेंडन है इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। यह ऊतक शरीर में संवहन के कार्य में भी सहायता करता है। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों स्नायु, स्नायु को क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। स्नायु को कहा जाता है लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स का काम क्या होता है? दोस्तों लिगामेंट्स का काम है बोन टू बोन, अर्थात मसल एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हैं, एक मतलब फोटो देख सकते हैं। तो ये है आपका, देखो एक हड्डी को दूसरी हड्डी जोड़ रहा है, ये आपका लिगामेंट्स मतलब बाइंड्स बोन टू बोन। उसके बाद में यहाँ देखें आप टेंडन। टेंडन क्या है आपका? ये वाला जो भाग है टेंडन, मतलब मांस हमारी हड्डी से चिपका रहता है, किस जोड़ के द्वारा? वो टेंडन होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर आपसे पूछे कि मानव में कितनी हड्डी होती हैं, एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। लेकिन अगर पूछे कितनी मांसपेशी होती हैं, तो दोस्तों 639 मांसपेशी होती हैं और हड्डी होती है आपकी 206। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में ये। चलिए प्रश्न को लौटते हैं। तो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला जोड़ कंडरा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हमारी मांसपेशी में कौन से दो प्रोटीन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक एक्टिन होता है और एक मायोसिन होता है। एक एक्टिन और एक मायोसिन प्रोटीन होता है, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग पर होती है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। और हमारे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं आपके पीयूष ग्रंथि से। क्लियर हुआ? जैसे आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है जिसको एसटीएच बोलते हैं, और एक हो गया आपका टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है आपका एलटीएच। एलटीएच को क्या बोलते हैं? एलटीएच बोले तो लैक्टोजेनिक हार्मोन। और एक है आपका जीटीएच जनन हार्मोन जिसको बोलते हैं जीटीएच। तो ये सारे जो हार्मोन है वो हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है।
क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी बता रहा हूँ, वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी है और ये अंतःस्रावी होती है, एंडोक्राइन होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी, तो वो है आपका पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि वो पीनियल ग्रंथि होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका हृदय। अगर आपसे पूछे कि ईसीजी क्या है? दोस्तों हृदय में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं, इनकी जांच करना ईसीजी कहलाता है। और मानव का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त है? 4 चैम्बर में विभक्त है। अगर आपसे पूछे कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है मानव का हृदय। और हृदय की सामान्य आवाज़ कैसी होती है? दोस्तों हृदय की सामान्य आवाज़ होती है लब डब की। कभी क्वेश्चन आए कि मानव हृदय की सामान्य आवाज़ कैसी होती है? लब डब। जब हृदय में खराबी आ जाती है तो ये चूं चूं करने लगता है। मतलब गाना सुना होगा आपने, दिल करे चूं चूं चूं, वो वाला जो आवाज़ होगी वो होगी चरचर और मरमर की आवाज़। हृदय जब अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब हृदय के जो कपाट होते हैं, जो बाल्व होते हैं, जब वो खराब हो जाएंगे ना, तो हृदय में मरमर ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी और उसी मरमर ध्वनि को कहा जाता है चरचर मरमर की ध्वनि। याद रखना इसके बारे में। और अगर आपसे पूछे कि हमारा हृदय जो होता है वो कौन सी झिल्ली से बंद होता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है हृदय के ऊपर, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। और मस्तिष्क के लिए आपको याद रखना है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, मस्तिष्क के लिए होता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? दोस्तों इन्फेक्शन को रोकने वाला विटामिन वो होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। और विटामिन सी जो होता है ये आयरन की कंजम्पशन करता है। ठीक है दोस्तों? विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिलता है, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, स्कर्वी रोग, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन बी, इसको थायमिन बोलते हैं, बेरी नाम रोग हो जाता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को, और ये सनशाइन विटामिन होता है, हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी से एक्टिव होता है ये विटामिन डी। और विटामिन डी के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संक्रमण को रोकने वाला विटामिन विटामिन ए होता है। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण के सूचक की तरह कार्य करता है? दोस्तों वायु प्रदूषण के सूचक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका लाइकेन, ऑप्शन सी, लाइकेन। दोस्तों क्या मतलब है? यदि किसी क्षेत्र में वायुमंडल में सल्फर उपस्थित है, यदि सल्फर की मात्रा बढ़ रही है, तो लाइकेन अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, लाइकेन खत्म हो जाते हैं। तो किसी क्षेत्र में यदि लाइकेन खत्म हो रहा है तो मतलब है कि वहाँ की वायु में सल्फर आ चुकी है, सल्फर का प्रदूषण बढ़ चुका है। यदि सल्फर नहीं है, सल्फर की मात्रा कम हो जाए या नहीं है, तो लाइकेन क्या होंगे? लाइकेन ग्रो कर जाएंगे। तो ये आप याद रखना, लाइकेन जो होते हैं ये सल्फर का प्रदूषण के सूचक होते हैं। दोस्तों लाइकेन किसके बीच की कड़ी है? तो लाइकेन जो होते हैं ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है और इनमें रिलेशन होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सहजीवी संबंध होता है, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों? दोस्तों आपने कभी सुना होगा लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, कभी क्वेश्चन आया कि लिटमस पेपर जो अम्ल और क्षार के लिए आप यूज करते हैं, लिटमस पेपर किसका बनता है? लाइकेन का बनता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा गया दोस्तों शैवाल, शैवाल को बोलते हैं एल्गी। और शैवालों का अध्ययन आप याद रखना फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका कवक, कवक का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखना। मशरूम एक कवक होता है जिसको आप खा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों को साथ साथ व्यक्त करने के लिए कौन सी राशि का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों जब आप गति और दिशा दोनों को व्यक्त करेंगे तो कौन सी राशि का प्रयोग करेंगे? तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इस गति और दिशा दोनों के लिए हम यूज करेंगे, वो होगा आपका संवेग, ऑप्शन डी, P बराबर mv, संवेग। तो इसका सही जवाब है आपका संवेग। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा संवेग होगा? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, GIS किसका सूचक है? दोस्तों GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। तो GIS का मतलब है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी,
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई थी पृथ्वी रिस्टोर अवर अर्थ, रिस्टोर अवर अर्थ इसकी थीम थी, ऑप्शन डी। दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद रखनी है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का हो गया आपका विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। और ध्रुवीय व्यास 12,714। ध्रुवीय व्यास 12,714 है। तो ये आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। और पृथ्वी पर छोटी जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद होगा, मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है इसको। और ये है आपका राजमुंद्री में। राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में आती है, गुंटूर में आती है, तो राजमुंद्री में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों मैं अगर बात करूँ तंबाकू के बारे में, तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है, ये भी आप याद रखना। और दुनिया का पहला वायरस तंबाकू की पत्ती में खोजा गया था, जिसका नाम था टोबैको मोजैक वायरस। इवानोवस्की के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने शुरू की थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों चेन्नई। कभी क्वेश्चन आए कि NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। और चेन्नई में भारत का केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी है। तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये चेन्नई में है। दोस्तों दिल्ली की बात करूं तो भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दिल्ली में है सड़क अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है आपका नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा है लखनऊ। भारत में विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी है आपका लखनऊ में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंद्री में है। साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? दोस्तों साई प्रणीत ये बैडमिंटन खेलता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, याद रखना। और उबेर कप और थॉमस कप दोनों किससे संबंधित होते हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित होते हैं, बैडमिंटन से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1955 में। और सबसे पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिमतरंगिणी के लिए, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक है? दोस्तों तबला वादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अल्लाह रखा कुरैशी। तबला वादक है अल्लाह रखा कुरैशी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन करते हैं, बांसुरी। पंडित रविशंकर सितार वादन करते हैं, सितार वादन। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों रविशंकर की आत्मकथा याद रखना, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये किसकी आत्मकथा है? तो रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और लास्ट प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, सेफोलॉजी क्या होता है? सेफोलॉजी क्या है? ये आजकल बड़ा न्यूज़ में है, सेफोलॉजी सेफोलॉजी। तो ये आपको मुझे बताना कमेंट में, सेफोलॉजी क्या होता है। क्लियर हुआ? और एक क्वेश्चन आप और बता दीजिएगा, कम से कम जो आपने यूरोपियन यूनियन सुना होगा कभी, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के कितने ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करते? यूरोपियन यूनियन के कितने ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा का प्रयोग नहीं करते? जैसे पोलैंड है आपका, हंगरी है आपका, इनकी मुद्रा बड़ी अलग ही है। तो मुझे आप वो बताइएगा कि यूरोपियन यूनियन के कौन से देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा यूरो नहीं है। तो दोस्तों ये था मॉक टेस्ट। मिलूंगा जल्दी आपको विज्ञान के मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।